डन। तो हमने दो तीन चीजें क्या बताई थी, हमने दो तीन चीजें ये देखी थी कि इसके क्या होते हैं, इंडियन पीनल कोड का जो बेसिक है वो क्या है, ऑफेंस। और ऑफेंस के चार इंग्रेडिएंट होने चाहिए। सबसे पहले हमने बोला था कि ह्यूमन बीइंग होना चाहिए। ये क्या पढ़ रहे हैं, आज हम पढ़ रहे हैं इंडियन पीनल कोड का बेसिक। फिर क्या करेंगे हम, जब कल से स्टार्ट, जैसे आप लोग यदि कल कंटिन्यू करेंगे, कल से हम स्टार्ट करेंगे सेक्शन 1 सेक्शन 2। लेकिन ये इंडियन पीनल कोड का बेसिक है, बेसिक से ही कई मेंस के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था ह्यूमन बीइंग। फिर मैंने आपको इसमें बताया था कि ह्यूमन बीइंग हैज नॉट बीन डिफाइंड एनीवेयर इन इंडियन पीनल कोड। लेकिन क्या डिफाइन किया गया है, डिफाइन किया गया है मैन। क्या डिफाइन किया गया है, मैन वुमेन डिफाइन किया गया है, पर्सन डिफाइन किए गए हैं, ये सारी चीजें क्या की गई है, डिफाइन की गई। फिर मैंने आपको बताया था मीन्स ट्रिया, क्या होना चाहिए, मीन्स ट्रिया। फिर थर्ड मैंने आपको बताया था ऑफेंस की इक्वेशन जब होती है क्या होना चाहिए, ए आर प्लस एम आर बोथ होना चाहिए। मतलब यदि कोर्ट को ये दोनों चीजें दिख रही है, कोर्ट को ये दोनों चीजें दिख रही है, तो कोर्ट इसको ऑफेंस बोलेगा। तो एक्टस रियस थर्ड वाला क्या था, थर्ड वाला इंग्रेडिएंट था। और फोर्थ क्या था कि इंजरी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, इंजरी होनी चाहिए। तो हम दो चीजें पढ़ चुके थे, हमने अभी जस्ट कल हमने पढ़ा था ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बीइंग को हमने डिफाइन किया था। मेन सीरियस में भी हमने क्या बोला था कि अलोंग विथ गिल्टी एक्ट, अलोंग विथ गिल्टी एक्ट क्या होना चाहिए, पर्सन का गिल्टी माइंड होना चाहिए। यदि आपको कोई ऑफेंस क्या करना है, प्रूफ करना है, तो अलोंग विथ गिल्टी एक्ट क्या होना चाहिए, गिल्टी माइंड होना चाहिए। यदि सिंगल गिल्टी माइंड है और यदि गिल्टी एक्ट है, एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस के अलावा कहीं भी इन चीजों को ऑफेंस की कैटेगरी में नहीं गाया जाएगा, क्योंकि ये इंडिविजुअल इंडिविजुअल ऑफेंस की कैटेगरी में नहीं आते हैं। एक बार स्क्रीन में शेयर कर देती हूँ, देखिए। काफी बहुत अच्छी अच्छी चीजें पढ़ेंगे आज की क्लास में हम। काफी अच्छे अच्छे केस लॉज कि कब किसी जो पुराने वाले जो जजेस थे, ज्यूरीज थे, उन्होंने कब मना कर दिया कि ऑफेंस नहीं है। देखिए, मेंसियस इंटेंशन मेयर एन एक्ट डज नॉट मेक एनी पर्सन क्रिमिनल, कि केवल एक्ट करना, केवल एक्ट करना किसी पर्सन को क्रिमिनल नहीं बना देता है, इफ इट इज डन विदाउट क्रिमिनल नॉलेज और इंटेंशन। मान लीजिए कि क्या हुआ, मैंने किसी को गाड़ी से क्या कर दिया, गाड़ी से रास्ते में मैं गाड़ी चला रही थी, मेरा ऐसा कुछ इंटेंशन नहीं था, मैंने गलती से उसको मार दिया। क्या हुआ, है तो एक्ट, है तो एक्ट गलत, लेकिन मेरा कोई इंटेंशन, मेरा कोई क्रिमिनल इंटेंशन नहीं था। तो इट कुड बी मिसफॉर्च्यून, इट कुड बी मिसफॉर्च्यून और एक्सीडेंट। यदि कोई काम विदाउट क्रिमिनल इंटेंशन किया गया है, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि ये एक एक्सीडेंट हो, या ये क्या हो, मिसफॉर्च्यून हो। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है इसके अंदर कि विदाउट क्रिमिनल, इट कुड बी एक्सीडेंट और मिसफॉर्च्यून। इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द फेमस मैक्सिम एक्टस नॉन फेसिट्रियम nisi mensitria, which is every offense along with guilty act there must be guilty mind। और आर वर्सेस ऑल्टे ये केस था, नो मैन इज गिल्टी अनलेस हिज माइंड इज गिल्टी। ठीक है, अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि पारुल मैम ने तो क्या बताया कि ए आर प्लस एम आर, कल भी हम इसके बारे में डिस्कस कर चुके थे कि कब ऐसे सर्कमस्टांसेस आते हैं। ये तो क्या है, जनरल चीजें हैं कि व्हेन ए आर प्लस एम आर इज इक्वल टू ऑफेंस। लेकिन क्या कभी सिंगल एम आर, सिंगल एम आर मतलब सिंगल सोचना, गलत इंटेंशन भी क्या हो सकता है, ऑफेंस हो सकता है। तो जी हाँ, हो सकता है। कल हमने डिस्कस भी किया था 120 ए और 120 बी, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। जब हम क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की डेफिनेशन पढ़ेंगे, उन्होंने क्या करी, कॉन्स्पिरेसी बनाई है ऑफेंस के लिए। ठीक है, तो इसको भी क्या कहा गया, अभी एक्ट हुआ नहीं है, केवल कॉन्स्पिरेसी बनाई है, इसे क्या गया है, इसे क्या कहा गया है, इस ऑफेंस को पनिशेबल बताया गया है। तो आगे याद रखेंगे, एक बार हैंड रेज करो, पूछा जा सकता है आपसे कि व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ ऑफेंस। लेकिन क्या कभी एमआर अकेला, मेंस रियस अकेला भी क्या हो सकता है, ऑफेंस की कैटेगरी में आ सकता है या नहीं आ सकता। अब देखते हैं और क्या क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन, वेयर देयर इज एनी एक्ट वेयर actus rea नॉट रिक्वायर्ड, मतलब फॉर दैट इज mr इज इक्वल टू ऑफेंस, मींस विदाउट actus rea एक्ट इज ऑफेंस। मतलब पूछा जा रहा है कि क्या किसी एक्टस मतलब एक कोई ऐसा एक्ट है जिसमें actus rea की जरूरत नहीं है,
तब भी वो ऑफेंस है क्या? तो ये ऑफ कोर्स मैं भारतीय न्याय संहिता के वो बना रही हूँ नोट्स, तो मैंने दोनों चीजें लिखी है। तो यस सेक्शन क्रिमिनल, यस मतलब कहा गया है कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, भारतीय न्याय संहिता में कौन सा सेक्शन दे रखा है? सेक्शन 61 दे रखा है, आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ये जस्ट मैंने लिख दिया है कि यस क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में एक्टस रियस की जरूरत नहीं होती। अब थर्ड इंग्रेडिएंट क्या था ऑफेंस का? क्या था? एक्टस रियस। एनी एक्ट और ओमिशन, कल मैंने याद कराया, कभी भी आप एक्ट लिखोगे आईपीसी में तो वर्ड क्या लिखोगे साथ में? ओमिशन। एनी एक्ट और ओमिशन विच इज पनिशेबल बाय लॉ, द अक्यूज नीड्स टू हैव डन समथिंग रिजल्टिंग इन इंजरी टू द प्लेंटिफ और द विक्टिम। कि क्या होना चाहिए किसी ऑफेंस को, किसी ऑफेंस के लिए? जी हाँ, ह्यूमन बीइंग होना चाहिए, मेंस रिया होना चाहिए, और एक ऐसा एक्ट होना चाहिए, ऐसा ओमिशन होना चाहिए विच इज मेड पनिशेबल बाय लॉ। अब वापस ये क्वेश्चन आता है, क्या क्वेश्चन आएगा कि वेदर देयर इज एनी एक्ट इन विच मेंस्ट्रुआ नॉट रिक्वायर्ड। जैसे मैंने पूछा कि वेयर देयर इज एनी एक्ट इन विच एक्टस इज नॉट रिक्वायर्ड, तो एक क्वेश्चन आपके सामने ये भी आ सकता है कि वेदर देयर इज एनी एक्ट और देयर आर एक्ट्स इन विच मेंस्ट्रुआ नॉट रिक्वायर्ड, मतलब केवल एक्टस रिया का होना ही, केवल केवल एक्टस रिया का होना ही क्या है? ऑफेंस है। तो देखिए बहुत अच्छे आंसर इसके अंदर लिखे हुए हैं, एक बार स्क्रीन पे देखते हैं कि where there is any act where menstruation are not required, that is AR is equal to offense। तो जी हाँ, ये सारे जो ऑफेंस होते हैं, मान लीजिए मैंने पब्लिक न्यूसेंस करा, मैं क्या कर रही हूँ? पारुल पब्लिक न्यूसेंस कर रही है। ये दाबूद बाबू सर जो भी है, आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं? एक बार माइक ऑन कर दीजिए। कुछ पूछना चाहते हैं क्या आप? हाँ जी, ठीक है। तो क्या कहा मैंने? अभी पर्सन कंटिन्यूअसली क्या कर रहा है? हैंड रेज कर रहा है, मैसेजेस कर रहा है, कुछ पूछना है नहीं, डिस्टर्ब करते हैं क्लास को। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन था कि वेयर देयर इज एनी एक्ट इन वेयर मेंस्ट्रुआ आर नॉट रिक्वायर्ड, तो जी हाँ, जो स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी के ऑफेंस है कि जहां पर आपकी लाइबिलिटी स्ट्रिक्ट है, तो वहां पर आपका मेंस्ट्रुआ होने की जरूरत नहीं है। कैसे हो सकते हैं? किसी को एग्जाम्पल पता है क्या? कोई भी एक हैंड रेज करके बता सकता है मुझे कि कहाँ लिखा हुआ है स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी? कौन बताएगा? सर आप बताइए। हाँ गौरांश। 292। 292, किसी को पता है 292 क्या है? मतलब मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल जो एडल्ट वाली बुक्स वगैरह होती है, ठीक है, वयस्क की जो मतलब 18 इयर्स ऐसे कुछ मतलब क्या होती है, बुक्स होती है, गलत बुक्स जो गलत क्या कर रही है सोसाइटी में, गलत क्या कर रही है, नॉलेज फैला रही है फालतू की। तो क्या हो रहा है, एक पर्सन ने वो दुकान पे रख रखी है, मान लीजिए वो पर्सन मैं ही हूँ, तो मुझे मेरे पास में आते हैं इंस्पेक्शन करने वाले और मुझे क्या बोल देते हैं, मुझे लेकर चले जाते हैं। मैं क्या बोलूंगी कि मुझे तो पता ही नहीं था, कोई पब्लिकेशन वाला आकर रख गया था और उसने मुझे जस्ट क्या कहा था, पेमेंट दिया था। तो यहाँ पे आपका चाहे क्या नहीं हो, इंटेंशन नहीं हो, चाहे आपका इंटेंशन नहीं हो, तब भी आपको पनिशेबल मतलब ऑफेंस के लिए लाइबल ठहराया जाएगा। एक बार हैंड रेज करो आपको स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का एग्जांपल समझ में आ गया हो तो, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, अब इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, क्योंकि पूछा जाएगा आपसे। ये देखो, ऐसा नहीं है इंटरव्यू बहुत हार्ड होता है, लेकिन इंटरव्यू ऐसा होता है थोड़ा सा प्रैक्टिकल। वो आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है कि जी हाँ, मेंस्ट्रुआ प्लस एक्टस्ट्रिया, तो अब आपसे ये नहीं पूछेगा स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी, वो इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा कि एक पर्सन है, उसकी दुकान पे एक ऐसी बुक रखी हुई है जो क्या है, जिसे मतलब पनिशेबल घोषित किया गया है, जो मतलब सोसाइटी में गलत ज्ञान फैला रही है, गलत चीजें फैला रही है। तो उस पर्सन को उस चीज का आइडिया नहीं है, अब कोई आता है उसके पास में और उससे पूछता है कि क्या तुझे पता है, तो वो बोलेगा मुझे नहीं पता है, तब भी वो ऑफेंस के लिए क्या है, लाइबल है, मतलब पनिशमेंट के लिए वो पर्सन क्या है, लाइबल है। सोशो इकोनॉमिक ऑफेंस, सोशो इकोनॉमिक ऑफेंस कौन बनाता है? ये स्टेट और प्रेसिडेंट घोषित करते हैं कि ये ऑफेंस लाइक चिल्ड्रन के अगेंस्ट ऑफेंस और ये सारे ऑफेंस सोशो इकोनॉमिक ऑफेंस है। तो इनमें भी क्या होती है, इनमें भी स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी होती है, एक्ट मेंस रिया की रिक्वायरमेंट नहीं है। और क्या क्या लिखा हुआ है?
मैटर रिलेटेड टू पब्लिक न्यूसेंस, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, मैंने कोर्ट में गाली दी थी, ठीक है, मैं बोल रही हूँ मेरा ऐसा कुछ इंटेंशन नहीं था, ठीक है, गलत है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, इंटेंशन विंटेंशन नहीं देखा जाएगा, आपका एक्टस रिया ही, जब आपका एक्टस रिया ही क्या है, पनिशेबल है। अब आ जाइए नेक्स्ट, बायगमी, दूसरी शादी कर ली, मेरा ऐसा इंटेंशन नहीं था दूसरी शादी करने का, मैंने गलती से दूसरी शादी कर ली, भाई साहब आपका एक्टस रिया क्या है, पनिशेबल है, यहाँ पे इंटेंशन नहीं देखा जाएगा। तो आपका एक क्वेश्चन प्रिपेयर हो गया कि व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ ऑफेंस, लेकिन इसके क्या क्या एक्सेप्शन है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब मैं कल से क्या करूंगी, मैं जैसे जो भी आपको पढ़ाऊंगी, लाइक 1 से लेकर 4 सेक्शन मैंने पढ़ाए, तो मैं उसके अंदर मेंस के क्वेश्चंस ऑलरेडी देख के रख लूंगी, फिर एंड में पूछ लूंगी आपसे कि देखो हमने ये चीजें पढ़ी है, मेंस में ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे गए, तो आपको इससे क्या होगा, आपकी इससे प्रैक्टिस भी होगी। अब आ जाइए नेक्स्ट, हमने कितना अच्छा पढ़ा, हमने पढ़ा एक्टस्ट्रियस और मीन्स्ट्रियस, इसके केस लॉज भी तो पता होने चाहिए हमको। डी एक क्वेश्चन है। हम्म। ये आपने अभी बताया था कि मेंस्ट्रुआ होना जरूरी नहीं है। इन वाले ऑफेंस में केवल। ठीक है। हम्म। सपोज इट अगर कोई पर्सन है जिसने किसी अदर पर्सन को हिट कर दिया बाई कार, हाँ, उसका कोई इंटेंशन नहीं था, तो तो फिर ऑफेंस की कैटेगरी में नहीं आएगा वो फिर कॉम्पनसेशन, वो सिर्फ कोर्ट का डिस्क्रिशन है, कोर्ट डिसाइड करेगी, कॉम्पनसेशन उसको प्रूव करना पड़ेगा कि गलती से। अब ऑफेंस नहीं कहा जाएगा, उसने कोई ऐसा मतलब क्या कर दिया, कोई ऐसा एक्ट कर दिया जिसके कारण उसको क्या करना पड़ेगा, कुछ कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि इंडियन पीनल कोड में ऐसी चीजें नहीं लिखी हुई है। लेकिन अगर लेकिन एफआईआर भी हो जाती है ना उस पर्सन पे, तो पा, तो पारुल ये जो पॉइंट है वो मोटर व्हीकल एक्ट में कवर हो जाएगा, ठीक और वहां पे मोटर व्हीकल एक्ट में इंटेंशन नेसेसरी नहीं होता, तो वहां पे स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी नहीं होती। ठीक है, क्लियर। तो ये मोटर व्हीकल ओके मैम, जो एक्टर्स का ऑफेंस होगा ये। ठीक है। अब आ जाइए नेक्स्ट, अब देखिए, अब ये जो क्या है, ये ज्यूरिस्ट से, जो पहले क्या थे, जजेस नहीं थे, मतलब इंग्लिश लॉज के जब टाइम की बात है, तो क्या था देखते हैं, एक केस था आर वर्सेस खानू, ये क्या है, इंपॉर्टेंट केस है, आर वर्सेस प्रिंस, आर वर्सेस खानू, आर वर्सेस टॉलसन। तो हम देख लेते हैं, देखो क्या था, पहले मैं इसको बताती हूँ आपको। एक पर्सन, मान लीजिए एक मोहन नाम का पर्सन है, वो किसी को मारने के उद्देश्य से, मोहित को मारने के उद्देश्य से क्या दिया जा रहा है, लाठी मारे जा रहा है, ब्लोज दिया जा रहा है, ताकि वो क्या करे, मर जाए, क्या करे, मर जाए। अब क्या होता है, इसके बार बार इसको मारने से, ठीक है, इसको हिट करने से क्या होता है, ये थोड़ा सा बेहोश हो जाता है, मरता नहीं है, मैंने क्या कहा, मरता नहीं है, क्या हो जाता है, बेहोश हो जाता है, ठीक है। अब मोहन को क्या लगता है कि ये मर गया, ये मर गया, तो यहाँ पे क्या हुआ, देखो समझो, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे मेंस रिया तो हुआ, लेकिन एक्टस रिया हुआ क्या, कोई बताएगा, हर्षित। उसका मारने का इंटेंशन तो था, लेकिन वो क्या मरा क्या, नहीं। नहीं मरा। तो एक स्टेज आप लोगों को समझ में आ गई है इस चीज की, पहले एक बार हैंड रेस करो, ये पुराने ज्यूरिस्ट की, अभी हम लेटेस्ट की बात नहीं कर रहे, मैं आपको बोल रही हूँ कि उसने क्या करा, उसने उस तरीके से उसको इतना मारा कि वो बेहोश हो गया, लेकिन उसको लगा कि वो मर गया, ठीक है। तो यहाँ पे एक्टस रिया कंप्लीट हुआ, सॉरी, यहाँ पे मेंस रिया कंप्लीट हुआ, लेकिन यहाँ पे एक्टस रिया कंप्लीट नहीं हुआ। तो इसको मतलब ये आगे की स्टेज पे हम देखेंगे, कोर्ट ने क्या कहा, कोर्ट ने इसको एक, क्योंकि ऑफेंस होने के लिए दोनों का एक साथ होना जरूरी है। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जस्ट मेंस्ट्रिया हुआ, और यहाँ पे एक्टस्ट्रिया नहीं हुआ। अब इस पर्सन ने क्या करा, इस पर्सन को लगा कि मर गया, इसने सबूत छुपाने के कारण जो झोपड़ी थी जहां पे उस पर्सन को इसने लाठी मारी थी, उस झोपड़ी को जला दिया, उस झोपड़ी को जला दिया, ये सोच के कि सबूत मिट जाएंगे। तो यहाँ पे उसका मेंस रिया नहीं था, यहाँ पे उसका मेंस रिया नहीं कंप्लीट हुआ, लेकिन उसने कुछ क्या कर दिया, एक्ट कर दिया। तो अब हम इस केस को पढ़ेंगे, आर वर्सेस खांडू में क्या क्या जूरिस्ट जो थे, उन्होंने इसको क्या करा था, बेनिफिट ऑफ डाउट दे दिया था। क्यों दे दिया था, ये आप ये नहीं पूछोगे कि मैम उसकी गलती थी, ये था वो था, ऐसी चीजें आपको पूछने की जरूरत नहीं है कि मैम ये तो उसकी गलती थी, लेकिन क्योंकि दोनों तत्व
दोनों तत्व एक्टस रियस और मेंस रियस एक साथ कंप्लीट नहीं हुआ था, तो किसमें उसमें क्या कर दिया था, बेनिफिट ऑफ डाउट दे दिया था। एक बार पढ़ते हैं फिर बात करते हैं। देखो the accused gave some blows on the head of the victim with the intention to kill him. ठीक है, actus reus means reus was to murder but the person did not die, कि उसने इतनी बार मारा इस इंटेंशन से ताकि वो मर जाए। मेन्स रिया क्या था, मेन्स रिया मर्डर करने का था बट वो मरा नहीं। अब रिजल्टली रिजल्ट जो निकला, the victim become unconscious assuming him to be dead, the accused burned the house causing the death of the victim. It may be deduced that it was a crime of murder but it's not. ये इन तत्वों को देखकर जब हम इन फैक्ट्स को देख रहे हैं तो ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है कि ये मर्डर है, but it's not. The reason is while the accused did the act with means rea, but actus rea was missing as the deceased was alive. Deceased was alive. Thereafter, while burning the house, there was actus reus, but the intention to kill was absent as the accused assumed the victim to be dead. Since both the elements were not present at the same time, the honorable court held that it was not murder. समझ में आ गया क्या? एक बार हैंड रेज कर दो, आपको ये मतलब उस मैं ये नहीं बोल रही कि सामने से देखने पे पता चल रहा है। आप यदि सामने से देख रहे हो तो आपको पता चल रहा है मर्डर, लेकिन जो ऑनरेबल देखो, जज से हम क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। जज ने क्या करा, आप अपील लगा दो। जज ने क्या करा, जज ने क्या कहा कि ये दोनों तत्व, पहले क्या था, पहले एक्टस मतलब कोई भी स्टेज, पहले एक्टस रिया था बट मेंस रिया नहीं था, सेकंड स्टेज पे मेंस रिया था बट एक्टस रिया नहीं था, तो दोनों चीजें एक टाइम पे प्रेजेंट नहीं थी। तो ऑनरेबल कोर्ट ने क्या करा, उसको क्या कर दिया, उसको डिस्चार्ज कर दिया। ठीक है, अब देखो, अब एक आर वर्सेस शॉर्टी, जब भी मेंस रिया और एक्टस रिया के कभी बाय चांस आपके मेंस में क्वेश्चन आ जाए, एलएलबी में आ जाए, आप अच्छे से ये केस लॉस लिख कर आ सकते हैं। क्या था आर वर्सेस शॉर्टी? Similar observation was made in R versus Shorty. Also, wherein the accused felled the victim with the intention to kill and then threw his body in, जो ड्रेनेज होता है ना, उसने क्या करा, उसको मारने के उद्देश्य से, उसको मारने के उद्देश्य से उसने वो दिए, मतलब लाठी वगैरह दी और उसको ड्रेनेज में डाल दिया, ड्रेनेज में डाल दिया। Thereafter, the medical evidence revealed that the victim died not owing to the blow but struck, but owing to the drawing in sewer, कि वो मरा किससे नहीं, वो ब्लोज देने से मरा नहीं, लेकिन वो ड्रेनेज में क्या कर दिया, ड्रेनेज में डूबने से मर गया। तो दोनों चीजें, हर्षित बताइए। दीदी यहाँ पे वो मर गया है तो मेंस रिया भी हो गया, एक्टस रियस भी हो गया। कहाँ मरा, जब ब्लो ये दिए थे ना, जब उसने लाठी से मारा, ड्रेनेज समझो, में मरा है ना, लेकिन वो बाद में डेथ मरा है उसकी। वो, बाद में मरा है उसने, समझो, सेम मैंने बोला सेम फैक्ट से, जब लाठी से मारा तो उसको लगा मर गया, मर गया। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हारा क्या हुआ, जहां पे उसने मारने का इंटेंशन था, मेंस रिया था, लेकिन एक्टस रिया मेंस रिया कंप्लीट था। हुआ क्या उसका? हर्षित माइक ऑन नहीं, करो एक बार। नहीं हुआ। नहीं, नहीं अब हुआ। उसने उसको डुबो दिया ड्रेनेज में, क्या कर दिया, हुँ, ड्रेनेज में डुबो दिया, बाद में ड्रेनेज में डुबो दिया। फिर बाद में पता चलता है कि उसकी जो मृत्यु है ये लाठी से नहीं हुई है, जबकि ड्रेनेज में डूबने से हुई है, क्योंकि दोनों तत्व एक साथ कंप्लीट नहीं हुए। यहाँ पे नहीं हुआ था ना एक्टस रिया कंप्लीट, और यहाँ पे कोई उसका नहीं, मारने का नहीं, उद्देश्य था क्या ड्रेनेज में डुबोने से पहले? मर तो वो नहीं पहले ही था। चुका था, मतलब सॉरी, ड्रेनेज में डुबोने, ऐसा कोई मारने का उद्देश्य था नहीं उसका। तो यहाँ पे मेंस रिया कंप्लीट नहीं हुआ तो उसको बेनिफिट दिया गया। ठीक है, तो ओके, ये गॉट इट। पुराने मतलब आजकल तो जज काफी अपने क्या हो चुके हैं, एडवांस हो चुके हैं, लेकिन ये पुरानी चीजें हैं हमें, क्योंकि हम इस चीज को समझ रहे हैं कि मेंस रिया प्लस एक्टस रिया इज इक्वल टू ऑफेंस। ये पुराने मतलब जो जजेस थे, जो जूरिस्ट थे, वो क्या सोचते थे, किस तरीके से बेनिफिट्स ऑफ डाउट्स दिए गए। आई होप समझ में आ गया होगा। इसके बाद में एक इंटरेस्टिंग चीज आएगी, तो मैं पहले तो ये दोनों आपको समझ में आ जाने चाहिए, तब मैं आगे पढ़ा पाऊंगी। एक बार हैंड रेज कर दीजिए सबके सब, क्लास में जो भी है। आर वर्सेस शॉर्टी। अब
अब देखो एक अच्छी चीज मैं आपको बताती हूँ। देखो ऑफेंस होते हैं दो तरीके के, एक होता है मेले इनसे, जिसको मैं तो मेले इनसे बोलती हूँ, और एक होता है मेले प्रोहाइबिशो। ठीक है, तो मेले इनसे क्या है, जो एक्ट अपने आप में ही ऑफेंस है। क्या है? एक्ट अपने आप में ही ऑफेंस है, इसे बोलते हैं मेले इनसे। अब देखो क्या चीज है, देखो टाइप्स ऑफ ऑफेंस। मेले इनसे रॉन्ग इन देमसेल्फ इज, मतलब रॉन्ग इन देमसेल्फ की कोई काम हुआ है तो वो अपने आप में ही गलत है, मींस नो नीड ऑफ मेंस्ट्रियस, पनिशमेंट शैल बी गिवन, पनिशमेंट शैल बी गिवन, मेले प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन wrong merely because they are punished by the statutes। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एक चीज बताती हूँ, आप लोगों में से कोई गुजरात में होगा, फॉर एग्जाम्पल, मुझे पता नहीं कि क्या सिचुएशन है गुजरात में, मुझे ऐसा लगता है, जैसे मैंने पहले सुना था, क्या है जो ड्रिंक्स है, शराब है, वो क्या है, बैन है या नहीं है, वो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं फॉर यस, एग्जांपल मान बैन है। लीजिए गुजरात में ड्रिंक बैन है, तो अभी ये क्या बनाया गया, मेड पनिशेबल बाय लॉ, लेकिन राजस्थान में शराब एज सच बैन नहीं है, बैन नहीं है, तो ये ऑफेंस मेले इनसे नहीं होगा, अपने आप में गलत नहीं हुआ राजस्थान में, क्यों, लेकिन गुजरात में ये मेले, मतलब गुजरात में क्या होगा, गुजरात में मेले प्रोहाइबिटो क्या होगा, हाँ, मतलब लाइक मान लीजिए बिहार में बैन है या कहीं पे भी बैन है, तो इसको राजस्थान में लॉ ने प्रोहाइबिशो नहीं बनाया, मतलब लॉ ने राजस्थान में क्या करा, राजस्थान में शराब को बैन नहीं किया है, तो यहाँ पे आकर कोई पीता है, यहाँ पर आकर कोई पीता है तो ऑफेंस नहीं है, ठीक है, लेकिन गुजरात में जाकर कोई पीता है तो क्या है, वो एक ऑफेंस है, वो एक ऑफेंस है, तो ये आते हैं मेले प्रोहाइबिटा की कैटेगरी में। ये जो ऑफेंस है, ये जो ऑफेंस है, लाइक मैंने एग्जांपल दिया, ये सारे ऑफेंस आते हैं मेले प्रोहाइबिटा, जिसको लॉ ने पनिशेबल बनाया है, जिसको लॉ ने पनिशेबल बनाया है, वो अपने आप में ऑफेंस नहीं है, ठीक है। अब देखो मेले इनसे का एक अच्छा सा एग्जाम्पल देखते हैं, आर वर्सेस प्रिंस, वेरी इंपॉर्टेंट केस। ठीक है, अब मैं आपको इसका बताती हूँ। एक आर वर्सेस टॉलसन, ये बताते हैं। एक डिफेंडेंट है, यहाँ पे देख के बताती हूँ, देखो एक पर्सन है, डिफेंडेंट बोल देते हैं, उस पर क्या इल्जाम लगा है कि वो 16 साल की अनमैरिड गर्ल को अनमैरिड गर्ल को आउट ऑफ पोजीशन लेकर गया विदाउट द विल ऑफ फादर, द विल ऑफ फादर, ठीक है। और ये क्या है, ये ऑफेंस है अंडर, ये क्या था, इट वाज एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 55 ऑफ ऑफेंस अगेंस्ट द पर्सन एक्ट, मतलब उस टाइम पे जो इंग्लिश लॉज थे उसमें इंडियन पीनल कोड नहीं, पर्सन एक्ट 1861 में क्या था, ये पनिशेबल ऑफेंस था। अब जो प्रिंस थे पहले के साथ टाइम पे क्या होते थे, जजेस वगैरह नहीं होते थे, किसके सामने लेकर आया गया, प्रिंस के सामने लेकर आया गया उसको, वो प्रिंस के सामने वो लड़की क्या बोल रही है कि मैं 18 साल की हूँ, क्या बोल रही है कि मैं 18 साल की हूँ, उस पे इल्जाम लगाया कि वो 16 साल की अनमैरिड, 16 साल की अनमैरिड लड़की को क्या करके लाया है, उठाकर लेकर आया है उसके फादर की परमिशन के बिना। तो गर्ल प्रिंस को बोल रही है, राजा को बोल रही है कि मैं 18 साल की हूँ, और वो फिजिकली अपियर्ड भी हो रही है 18 साल की लड़की की तरह। अब जब वो लड़के से, जो डिफेंडेंट है, द ज्यूरी ऑल्सो फाउंड अपॉन एविडेंस दैट द गर्ल वेंट विद प्रिंस विलिंगली एंड प्रिंस बोनाफाइडली बिलीव्ड दैट प्रिंस, चलो राजा नहीं, ये कोई लड़का होगा तो देख लेते हैं कि ज्यूरी ने क्या देखा, ज्यूरी ने क्या देखा, अच्छा मैं बताती हूँ, ये गलत मैं बोल रही थी, यहाँ जो डिफेंडेंट है वो प्रिंस है, यहाँ जो डिफेंडेंट है वो प्रिंस है, उस पे इल्जाम लगा है कि 16 साल की लड़की को वो उठाकर विलिंगलेस, मतलब उसके फादर की विदाउट परमिशन लेकर आया है। प्रिंस को उस लड़की ने क्या कहा था कि मैं 18 साल की हूँ, मैं 18 साल की हूँ, और क्या कहा था, मतलब उस दिखने में भी क्या लग रही है, 18 साल की अपेयर हो रही थी।
तो 18 साल की है, 18 साल तो विद परमिशन आ सकती है, उसकी अपनी इच्छा से आ सकती है। अब ज्यूरी के सामने केस गया। The jury also found upon evidence that the girl went with prince willingly। कि ज्यूरी ने क्या देखा एविडेंस से कि जो लड़की है प्रिंस के साथ में अपनी इच्छा से गई है, और द प्रिंस बोनाफाइडली बिलीव्ड दैट शी वाज ऑफ 18 years of age and such a belief was reasonable। समझ में आया? एक बार ये सेकंड आपको समझ में आ गया हो तो एक बार हैंड रेज कर दो, दोनों चीजें समझ में आया ना? इंटेंशन बता रही हूँ मैं कि वो लड़की है 16 साल की, 18 साल की, अभी किसी को नहीं पता, लेकिन उसने प्रिंस को बताया था कि वो 18 साल की है और फिजिकली भी वो 18 साल की दिख रही है, और प्रिंस ने उस पर बिलीव करा और उसको लेकर आ गया। अब देखो क्या होता है। और ज्यूरी को भी अभी एविडेंस से पता चला कि प्रिंस ने उस पर बोनाफाइडली बिलीव किया। इट वॉज आर्ग्यूड ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंस दैट कॉमन लॉ डॉक्ट्राइन ऑफ मेंस rea शुड ऑल्सो बी अप्लाइड अंडर सेक्शन 55। कि सर हाँ ठीक है, मैं भगा के तो लेकर आया, लेकिन मेरा इंटेंशन 16 साल की लड़की को उसकी पोजीशन से, मतलब अपने उसके फादर की पोजीशन से भगाने का नहीं था, वो अपनी इच्छा से आई थी। And he should not be convicted because he had no intention to commit the offense। The only justice Brett accepted, मान लीजिए दो जज बैठे होंगे, उसमें एक जज ने एक्सेप्ट किया आर्ग्यूमेंट को and held that Prince was not guilty as he had no intention to commit the offense। समझ में आया ये लाइन? अब लेकिन अब आता है ट्रिक। मैंने आपको क्या बोला? ऑफेंस भी क्या है? मेले इनसे। मेले इनसे का मतलब क्या होता है कि चाहे इंटेंशन हो चाहे इंटेंशन नहीं हो, जो एक्ट इटसेल्फ एंड क्या है, इटसेल्फ रॉन्ग है। तो देखिए और क्या कहा गया, दूसरे जजेस ने क्या कहा वो देखते हैं। जस्टिस वेरम वेल मेड अ डिस्टिंक्शन बिटवीन ऑफेंस विच इज मेले इनसे, इसको महीम इनसे बहुत सारे बोलते हैं, मेले इनसे भी बोलते हैं, मेला इनसे भी बोलते हैं, महीम इनसे भी बोलते हैं, एंड ऑफेंस which are mahim prohibitum। ठीक है? And he said that for offense which are mele inse mens rea would be presumed। कि जो offense क्या है, मेले इनसे है, मेले इनसे है। अभी हम ये नहीं देख रहे कि किस जज ने क्या डिसाइड किया, हम दोनों जजेस का पॉइंट ऑफ व्यू देख रहे हैं, क्योंकि हम मेले इनसे और मेले प्रोहाइबिटम को समझ रहे हैं। तो उस जज ने क्या कहा कि ऑफेंस, he said that for offense which are mahim इनसे, मतलब जो offense itself wrong है, उसमें मिन्स रिया को प्रिज्यूम किया जाता है and need not be specifically proved by the prosecution। and since the prince has committed an immoral act in taking away an unmarried girl, his mens rea under section 55 would be presumed and he was guilty। आपको दोनों जजेस की प्रिजम्पशन, अब आप ये मत सोचो कि किसने क्या डिसीजन दिया, आपने दोनों जजेस की प्रिजम्पशन को समझ लिया क्या कि मेले इनसे बोलना चाह रहा है कि एक अनमैरिड गर्ल को भगाकर लाना, भगाकर लाना इटसेल्फ एन ऑफेंस है, तो वहां पर मेंस रिया की जरूरत नहीं है। ये एग्जाम्पल मैंने आपको मेले इनसे इसको समझाने के लिए दिया। एक बार हैंड रेज कर दो, समझ में आ गया तो आर वर्सेस प्रिंस में तो किसकी प्रिजम्पशन की गई, मेंस रिया की। अब देखते हैं एक अच्छा केस और। देखिए अब ये है आर वर्सेस टॉल्सन, इसका मैं बताती हूँ आपको क्या हुआ। पहले हम देखते हैं फिर बता। एक बंदे ने शादी करी होगी एक लेडी से, शादी करके वो चला गया कहीं पे बाहर, अमेरिका वगैरह, बहुत टाइम तक नहीं आया। जो लेडी है उसने भी ढूंढा, उसके फादर ने भी ढूंढा, ठीक है। अब क्या हुआ, लेडी को लगा, मतलब पता चलता है कि उसकी शिप वगैरह, ये जो बंदा है इसकी शिप वगैरह डूब गई और ये मर गया, ऐसा पता चलता है, ठीक है। अब क्या होता है, लेडी खुद को विडो समझ लेती है और क्या कर लेती है, दूसरी शादी कर लेती है। क्या कर लेती है, दूसरी शादी कर लेती है। अब आए इसका हस्बैंड आता है, भाई मैं जिंदा हूं, आ गया भाई, इन्होंने तो गलत प्रिजम्पशन लगा ली। अब आता है इसका हस्बैंड, बोलता है मैं जिंदा हूं, और इस पे लगा दिया जाता है बायगमी का इल्जाम। तो देखते हैं क्या क्या प्रिजम्पशन हुई, आ जाइए।
देखिए, Amy Tolson was married to Kate Tolson in 1880 and in 1881 he left for America. She and her father made inquiries about him and learned from his elder brother and from the general reports that the Tolson had been lost in the ship bound for America. ठीक है, खो गया है. In January 1887, ठीक है, 1881 में छोड़ के चला गया था. 1887 में जो मिसेस टॉल्सन है, सपोजिंग हरसेल्फ टू बी अ विडो, married another man. All these facts were known to the second husband. सेकेंड हस्बैंड को उसकी पहली शादी के बारे में पता भी था और सेकेंड मैरिज कोई सीक्रेट वन भी नहीं थी. Kate Olson was alive and he returned from America in December 1887. जैसे उसने शादी करी उड़कर आ गया वो कि भाई मैं जिंदा हूं. Mrs. Tolson was then charged for the offense committing bigamy. Of course उसने क्या ऑफेंस कर दिया? ऑफ कोर्स तो नहीं, उसको चार्ज किया गया बायगमी के ऑफेंस के लिए अंडर सेक्शन 57. बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स हुए. एट द ट्रायल the court gave a direction to the jury that Mrs. Tolson believed in good faith and on reasonable ground that her husband was dead would not be a defense to the charge of bigamy. कि उसका कि मिसेस टॉल्सन को गुड फेथ था और है ना हस्बैंड मर गया था, ये बायगमी के डिफेंस का कोई प्रूफ वो नहीं होना चाहिए, वैलिड रीजन नहीं होना चाहिए. द ज्यूरी फाउंड हर गिल्टी. उसने ज्यूरी ने देखा कि बायगमी ऑफेंस किया है उसने उसने गलत बिलीव कर लिया, तो ये कोई बायगमी के डिफेंस का कोई ग्राउंड नहीं होना चाहिए. ज्यूरी ने क्या कर दिया, उसको गिल्टी फाउंड करवा दिया एंड द जज सेंटेंस हर टू 1 day इम्प्रिजनमेंट, और 1 दिन की सजा दे दी. पता नहीं 1 दिन की क्यों दी होगी, लेकिन उसको 1 दिन की सजा दे दी. अब जो मिसेस टॉल्सन है उसने क्या लगा दी, उसने लगा दी अपील कि भाई मैंने तो गुड फेथ में किया था, मेरा कोई मेंस्ट्रिया थोड़ी था. तो आप यहाँ पे मान लीजिए एक्टस रियस है लेकिन मेरा मेंस्ट्रियस थोड़ी था. अब अपील वाले ने क्या कहा, देखते हैं. द अक्यूज्ड then appealed on the ground that the direction to the jury was wrong and it involved the question of menstruation. The Court of Appeal quashed the construction of the trial court by a majority, वो देख छोड़ो कितने जज थे, and held that a bona fide belief on reasonable ground in the death of the husband at the time of second marriage was a good defense to the charge of bigamy. समझ में आया. नीचे वाले कोर्ट ने तो उसको बोला कि तूने दोबारा शादी करी, तूने बायगमी करी है, तो उसको 1 दिन की इम्प्रिजनमेंट दे दी. मिसेस टॉल्सन ने लगा दी अपील और मिसेस टॉल्सन की अपील पे जो अपीलान कोर्ट है उन्होंने कहा कि भाई उसको गुड बिलीफ था, उसका कोई मेला इंटेंशन नहीं था शादी करने से पहले, उसको गुड बिलीफ था कि वो एक विडो है. तो अपील वाले कोर्ट ने उसकी जो सजा है उसको क्या कर दिया, हटा दिया. तो देखते हैं क्या क्या लिखा हुआ है. ये सब चीजें आपने पढ़ ली. आप देखो, अब मैं इन्होंने यही कहा कि हम जब आर वर्सेस प्रिंस देख रहे हैं, द डॉक्ट्राइन ऑफ मेंस्ट्रिया वाज नॉट अप्लाइड. वहां पे मेंस्ट्रिया के डॉक्ट्राइन को अप्लाई नहीं किया गया, बट आर वर्सेस टॉल्सन में इसको अप्लाई किया गया. ठीक है. तो अब हम क्यों पढ़ रहे हैं, हम इनको इसलिए पढ़ रहे हैं कि लोग बात किस तरीके से सोचते थे कि ऑफेंस की कैटेगरी में मेंस्ट्रिया एक्टस्ट्रिया दोनों का कंबाइंड होना जरूरी है, या मेले इनसे ऑफेंस कौन से हैं, या मेले प्रोहाइबिशा ऑफेंस कौन से हैं. एक बार हैंड रेज कर दीजिए. समझ में आया? यदि आप और अच्छे से पढ़ोगे नोट्स को तो आप उसको और अच्छे से क्या कर सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो. सबको समझ में आया? अब देखो, हमने सब चीजें बहुत अच्छे से पढ़ ली. हमने पढ़े एसेंशियल्स, बेसिक एलिमेंट्स पढ़े हमने किसके, ऑफेंस के. 4 होते हैं, ऐसे ऐसे स्टेज बना के हमने 4. अब लेकिन ऑफेंस की स्टेजेस क्या होती है, ऑफेंस की स्टेजेस. मेरे को ऑफेंस करना है, मैं सबसे पहले क्या करूंगी, सोचूंगी. मेंटल स्टेज, इंटेंशन. क्या करूंगी, इंटेंशन. मान लीजिए मेरा इंटेंशन है किसी को भी जहर खिलाने का. मोहन को ही मारती हूँ मैं, पता नहीं कौन है मोहन नाम के पर्सन कोई है थोड़ी यहाँ पे. मोहन नाम के पर्सन को मुझे जहर खिलाकर मारने का इंटेंशन है. तो सबसे पहली स्टेज क्या है, फर्स्ट स्टेज है इंटेंशन, गिल्टी माइंड. सेकंड मेरी स्टेज है प्रिपरेशन. मैंने क्या करी है, प्रिपरेशन. मैंने जहर की डिब्बी खरीदी है, जहर की बोतल खरीद ली.
थर्ड मैंने क्या करा, मैंने अटेम्प्ट किया, उसके खाने में मिलाने का क्या किया, प्रयास किया। ये है अटेम्प्ट, ये है थर्ड स्टेज। और फोर्थ स्टेज क्या हुआ, कमीशन ऑफ ऑफेंस, खिला के मैंने मार दिया। तो ये 4 स्टेजेस होती है, ये 4 स्टेजेस होती है किस चीज की, किसी भी ऑफेंस की। पहले चार्ट देखते हैं, फिर अपन आगे बात करते हैं। What are the various stages of crime? First stage, the intention. Second one is the preparation. Third one is attempt. Attempt में भी possible attempt तो क्या होता है, offense occur हो गया। और impossible attempt, impossible attempt ये हम देख लेंगे। फोर्थ है commission of offense, ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं। अब देखो कैसे कैसे लिखा गया है intention। बार बार पढ़ चुके हैं। इंटेंशन तो क्या है, वैसे भी मेंस ट्रिया है, इसका एक्सेप्शन हमें पता ही है। द इंटेंशन इज द फर्स्ट एंड इनिशियल स्टेज इन द कमीशन ऑफ क्राइम एंड दिस स्टेज हैज नॉट बीन पेनलाइज्ड अंडर इंडियन पीनल कोड और बीएनएस। बट एक्सेप्शन, एक्सेप्शन क्या है, 120A 120B इंडियन पीनल कोड और भारतीय न्याय संहिता में 61 दे रखा है, जिसका नाम है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के बारे में सोचना ही क्या है, मतलब करने के बारे में क्या करना, सोचना ही, मेंस रिया बनाना ही क्या मैम है। और हाँ, मैम मोटिव और इंटेंशन में क्या डिफरेंस होता है? वो मैं एक बार लास्ट में बता दूँ, ठीक है, या मैं और ही आराम से डिटेल में मोटिव और इंटेंशन को आपको डिस्टिंग्विश करके डिफरेंस बता दूंगी, ठीक है। अभी हम जो चीज कंप्लीट करें एक बार कर लेते हैं। डन, कोई परेशानी, जो भी पूछ रहा था। अब देखो, अब देखिए मोटिव या इंटेंशन। फर्स्ट स्टेज, मेंटल स्टेट, इंटेंशन टू कमिट क्राइम, इंटेंशन टू कमिट क्राइम। द इंटेंशन इज द फर्स्ट एंड इनिशियल स्टेज इन द कमीशन ऑफ अ क्राइम and this stage has not been penalized under Indian Penal Code but exception क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। अब आती है प्रिपरेशन। जैसे मैंने आपको कहा कि मैंने कहा था एक दिन कि मुझे रश्मि की सोने की घड़ी चुरानी है, मेरा सोचना ऑफेंस नहीं है, जस्ट मैंने सोचा ही है। सेकंड मैं क्या कर रही हूँ, प्रिपरेशन कर रही हूँ कि भाई मैं ऐसे प्रिपरेशन कर रही हूँ कि कहीं ये रश्मि थोड़ा सा भी मूव हो जाए ना, तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं अपनी जेब में रखने की पहले से जेब खाली कर रही हूँ, तो ये भी कोई ऑफेंस नहीं है। तो प्रिपरेशन, प्रिपरेशन करना ऑफेंस है क्या, बताइए, हर्षित या कोई भी, प्रियंका मैम है क्लास में जो भी है, प्रिपरेशन करना ऑफेंस है क्या, बताइए एक बार हैंड रेज करके। Ma'am, only in few cases like preparation for waging war and some of those exceptions. मैम डेकॉइटी में भी शायद प्रिपरेशन ऑफेंस है। I think the preparation is not punishable. General rule is that preparation for an offense is not punishable, but exceptions are always there. ठीक है, तो जनरल रूल में प्रिपरेशन पनिशेबल नहीं है, बट इसके एक्सेप्शन क्या है, जो चीज आप बोल रहे हो, वेजिंग वॉर के लिए प्रिपरेशन सेक्शन 126, ठीक है। डकैती के लिए प्रिपरेशन, डकैती के लिए प्रिपरेशन 399। तो ये सारे प्रिपरेशन ऑलरेडी इंडियन पीनल कोड में दे रखे हैं, ऑलरेडी इंडियन पीनल कोड में दे रखे हैं कि इनकी प्रिपरेशन आप करोगे तो क्या है ऑफेंस। देखते हैं, आ जाइए, देखिए, generally preparation is not punishable, generally the preparation is not punishable, but in following cases preparation is punishable under Indian Penal Code. Waging war against गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेक्शन 122 है इंडियन पीनल कोड का, इसको आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। कमिटिंग डेप्रिडेशन ऑन द एरियाज ऑफ एनी कंट्री विच इज एट पीस विद इंडियन गवर्नमेंट सेक्शन 126 इंडियन पीनल कोड में दे रखा है, इसकी प्रिपरेशन करना पनिशेबल है। तो कमिट डकैती सेक्शन 399 इंडियन पीनल में कोड में दे रखा है, डकैती की, कमिट डकैती नहीं, डकैती को कमिट करने के लिए, डकैती को कमिट करने के लिए प्रिपरेशन करना, प्रिपरेशन करना, ये क्या है, पनिशेबल ऑफेंस है। ठीक है, दोनों स्टेज समझ में आ गई। सेम इंटेंशन जनरली ऑफेंस नहीं है, केवल क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी को छोड़ के, और प्रिपरेशन, प्रिपरेशन
ऑफेंस नहीं है एक्सेप्ट 3, ये 122, 126 और एक दो और देख लेंगे इन फ्यूचर आएंगे, और 399 छोड़। अब आती है अटेम्प्ट। अटेम्प्ट मतलब हमने कुछ एक्शन ले लिया, उस ऑफेंस को कमिट करने के लिए हमने कुछ क्या कर लिया, एक्शन ले लिया। देखते हैं एन अटेम्प्ट, डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है अटेम्प्ट की। अटेम्प्ट का मतलब क्या होता है? एन अटेम्प्ट इज द डायरेक्ट मूवमेंट, an attempt is the direct movement towards the commission of an offense after the preparation has been made। ठीक है, कई बार ये भी पूछा जाता है प्रिपरेशन और अटेम्प्ट में क्या डिफरेंस है। प्रिपरेशन में तो आप क्या करो, प्रिपरेशन ऑफेंस नहीं है, एक मेजर डिफरेंस तो यही है कि जनरली प्रिपरेशन ऑफेंस नहीं है, लेकिन अटेम्प्ट जो करते हैं ऑफेंस के उनको पनिशेबल बनाया गया है। तो एन अटेम्प्ट इज द डायरेक्ट मूवमेंट टुवर्ड्स द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस, ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आफ्टर द प्रिपरेशन हैज बीन मेड, दो तरीके के अटेम्प्ट होते हैं, एक होता है पॉसिबल अटेम्प्ट। पॉसिबल अटेम्प्ट का मतलब क्या हुआ, ऑफेंस कमिट हो गया। इम्पॉसिबल अटेम्प्ट, अटेम्प्ट तो सक्सेसफुल हुआ लेकिन ऑफेंस, हमने अटेम्प्ट तो कर दिया, मान लीजिए मैंने घड़ी चुराने के लिए अटेम्प्ट तो कर दिया, ठीक है, लेकिन किसी रीजन से मैं उसकी घड़ी नहीं चुरा पाई, तो क्या हुआ, जो ऑफेंस था वो अनसक्सेसफुल रहा। कौन से सेक्शन, अटेम्प्ट टू थेफ्ट कहाँ डिफाइन, कहाँ बताया गया है, कोई बताएगा? एक बार माइक हैंड रेज करके, अटेम्प्ट टू थेफ्ट कौन से सेक्शन में पनिशमेंट दोगे? हैंड रेज कर दो एक बार, कौन बता सकता है? कोई भी बता दो। अटेम्प्ट टू थेफ्ट को कौन से सेक्शन में पनिशमेंट अटेम्प्ट टू मर्डर को कौन से सेक्शन में बताओगे इंडियन पीनल कोड के? 307। 307। 307। तो अब देखो अटेम्प्ट टू थेफ्ट मैं बता, मतलब अभी हम आगे इन फ्यूचर पढ़ेंगे, कहीं पे डिफाइन किया गया है क्या, कहीं पे बताया गया प्रेक्षा मैम, यदि आप मतलब आप सुन पा रहे हो तो कहीं बताया मैम गया अटेम्प्ट? सेक्शन 511 में फॉल करेगा। बस 511 में फॉल करेगा। ऐसे अटेम्प्ट्स, ऐसे ऑफेंसेस का अटेम्प्ट जिनको स्पेसिफिकली नहीं बताया गया है, और उन ऑफेंस का यदि कमिट कर दिया जा, मतलब उन ऑफेंस का यदि अटेम्प्ट कर दिया जाता है, तो कौन से सेक्शन में फॉल करते हैं? ये 511 में फॉल करते हैं। कभी ये जजमेंट राइटिंग में काम में आ सकता है आपको ये सेक्शन। आप देखोगे अटेम्प्ट टू थेफ्ट को तो कहीं लिखा ही नहीं है, जब आप पूरा इंडियन पीनल कोड देख लेते हैं, अटेम्प्ट टू थेफ्ट तो कहीं लिखा हुआ ही नहीं है। और बहुत सारे अटेम्प्ट टू एक्सटॉर्शन हो गया, कुछ भी वॉट एवर इट इज, जिसको इंडियन पीनल कोड में स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किया गया कौन से सेक्शन में फॉल हो जाएंगे, 511 में फॉल हो जाएंगे। अब देखते हैं क्या क्या लिखा हुआ है अटेम्प्ट में। बस यही लिखा हुआ था अटेम्प्ट में, मुझे आपको यहाँ पे सेक्शन 511 को थोड़ा सा क्या करना था, लिंक करना था। अब आ जाओ कमीशन। If the accused becomes successful in his attempt to commit the crime, he will be guilty of the complete offense. Moreover, if his attempt is unsuccessful, he will be guilty of his attempt. भाई यदि अटेम्प्ट सक्सेसफुल हो गया तो ऑफेंस के लिए लाइबल हो जाएगा, और अटेम्प्ट अनसक्सेसफुल रहा तो वो किसके लिए लाइबल हो जाएगा, अटेम्प्ट के लिए लाइबल हो जाएगा। आई होप आपको इंडियन पीनल कोड के ये बेस है। यदि आपने मतलब इन फ्यूचर यदि आप क्लास लोगे, ये 2 दिन की क्लास नहीं ली ना, तो ये आपको यही नहीं पता चल जाए, यही नहीं समझ में आएगा क्रिमिनल इंटेंशन, क्रिमिनल नॉलेज, क्रिमिनल एक्ट्स, ये सारी चीजें जो आगे आने वाली है। यदि 2 दिन की क्लास नहीं ली, आराम से रिकॉर्डिंग आप ले सकते हैं और क्या कर सकते हैं, क्लास को कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि मैंने इसमें छोटी छोटी बेस क्लियर करे। अब आप मेरे को 2 मिनट का टाइम दीजिए, हम क्लास को एक बार और कंटिन्यू करते हैं। अब 2 मिनट तक एक बार ये देख लीजिए, मतलब 9:04 हो रहे हैं, 9:07 पे मैं क्लास दोबारा स्टार्ट करूंगी।
ठीक है। ठीक है। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन था, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊंगी जिसने भी पूछा था मोटिव और इंटेंशन। देखो, इंटेंशन होता है एक अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव। फॉर एग्जाम्पल समझिए, मान लीजिए मैं हूं पारुल और मोहू, ठीक है। एक पोस्ट के लिए हम लोग लड़ रहे हैं। एक पोस्ट मान लीजिए, कुछ भी मान लेते हैं, किसी एमएलए की पोस्ट बोलते हैं या कोई से भी, मतलब सरपंच की पोस्ट। सरपंच की पोस्ट के लिए हम क्या कर रहे हैं, लड़ रहे हैं। अब क्या होता है, पारुल पारुल का इंटेंशन है मोहन की मृत्यु करना। क्या करना, मोहन को मारना। पारुल का क्या इंटेंशन है, मोहन को मारना। लेकिन किस मोटिव से, उसका मोटिव क्या है, उसका मोटिव है ताकि इसकी जो सामने जो पोस्ट है, ताकि जो इसके सामने जो पोस्ट है वो क्या रहे, खाली हो जाए। तो ऑटोमेटिकली क्या मिल जाए, पारुल को क्या मिल जाए, ये जगह मिल जाए। जो भी एक बार क्वेश्चन पूछ रहा था क्लास में, यदि हो तो, यदि लीव नहीं करी हो तो समझ में आया। इंटेंशन क्या है, इंटेंशन मेंस्ट्रिया। क्या चीज है, मेंस्ट्रिया। मोटिव कि किस उद्देश्य से वो काम किया गया है। अब और चीजें देखते हैं। इंटेंशन लोगों को दिख सकता है। मान लीजिए मैंने मार दिया, ये क्या है, ये लोगों को दिख सकता है। लेकिन मेरे मारने का मकसद क्या था, ये क्या है, पर्सनल चीज है। ये मैं मेरे मन के अंदर जानती हूँ कि मेरा अल्टीमेट ऑब्जेक्ट क्या था, पोस्ट को लेना था। मेरा अल्टीमेट ऑब्जेक्ट क्या था, पोस्ट को लेना था। तो ये क्या है, पर्सनल चीज है, ये पर्सनल नॉलेज पे डिपेंड करता है। और मोटिव ऑफ कोर्स, इंटेंशन क्या है, मिन्स्ट्रिया, गिल्टी एक्ट, गिल्टी माइंड। ठीक है। समझ में आया आपको मोटिव और इंटेंशन का डिफरेंस। मैं जब आप लोग यदि क्लास कंटिन्यू करोगे तो मैं एक बार डिस्टिंग्विशमेंट करके अच्छे से और बता दूंगी। एक बार हैंड रेज कर दीजिए, समझ में आ गया। देखो वापस बोल देती हूँ, मोटिव एक कहने को मीन है, एक कहने को मीन है। इंटेंशन अल्टीमेट ऑब्जेक्ट की मुझे इसको मारना है, मुझे इसको मारना है। गिल्टी माइंड कि मुझे मारना है। इंटेंशन मुझे इसको क्यों मारना है, मुझे इसको क्यों मारना है, ये है मोटिव। ठीक है। बाकी की क्लास आप लोग यदि कंटिन्यू करना चाहो तो मुझे जो भी ग्रुप है उसको मैं ओपन कर दूंगी, उस पर पिंग कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। और आई होप आप यदि क्लास कंटिन्यू भी नहीं कर रहे हैं तो आपने काफी कुछ सीखा होगा क्लास से। थैंक यू।